सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वाटर क्राइसिस। मित्रों, हम सब कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन सूना होता है। तो आज का जो विषय है वो इसी बात से संबंधित है कि क्या हम लोग एक शून्य जीवन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग जलविहीन अवस्था की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में जल का स्थान सर्वोपरि तो है ही, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, नेविगेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इत्यादि के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि यह भी सच है कि विश्व में केवल 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है और 1% वाटर को ही पीने के जल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि वाटर सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमको आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर के रूप में व्यवहार करना होगा, यूज़र के रूप में व्यवहार करना होगा और वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। मित्रों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर की एक्सेसिबिलिटी को, जल की पर्याप्तता को डिफाइन किया है और ये बताया है कि यदि 1000 मीटर चल करके या 20 मिनट के वॉक के पश्चात ही 20 लीटर्स पर डे पर फैमिली मेंबर वाटर की उपलब्धता होती हो तो इस वाटर की उपलब्धता को बेसिक एक्सेस कहेंगे। और इसका अर्थ हुआ कि इतना ही वाटर मिल रहा है जिससे हम कंजम्पशन, हैंड वॉशिंग और बेसिक हाइजीन का कार्य कर सकते हो। यदि 50 लीटर पर डे वाटर प्रति व्यक्ति मिल रहा हो तो और इसको प्राप्त करने के लिए 100 मीटर्स चलना हो रहा हो या 5 मिनट का वॉक करना पड़ रहा हो तो इसको इंटरमीडिएट एक्सेस कहेंगे। इसमें बेसिक नीड्स पूरा हो जाती है और साथ ही साथ आप स्नान भी कर सकते हैं। और यदि 100 लीटर्स वाटर पर डे पर पर्सन प्राप्त होता है तो इसको ऑप्टिमल एक्सेस कहते हैं और ये सर्वाधिक अच्छी स्थिति है, सकारात्मक स्थिति होगी और इसमें आपके कंजम्पशन नीड्स की भी पूरी होती है और हाइजीन की नीड्स भी पूरी होती है। लेकिन वर्ल्ड में कोई 1.1 बिलियन पर्सन्स ऐसे हैं जिनके पास कोई इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स अभी भी उपलब्ध नहीं है और वर्ल्ड में 1.6 मिलियन पर्सन प्रति वर्ष मर जाते हैं डायरिया के कारण या खराब जल का उपयोग करने के कारण। और ये भी आंका गया है कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8.1 बिलियन हो जाएगी और आज यदि जल अपर्याप्त है और क्लाइमेटिक चेंज तेजी से हो रहा है तो इसका मतलब कि वाटर की क्रिटिकल स्थिति होगी 2025 में और सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। भारत के संदर्भ में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि जो विश्व के 17 सर्वाधिक वाटर विहीन जो देश हैं, जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं, उसमें भारत का 13वां स्थान है। वाटर स्ट्रेस लेवल को डिफाइन किया गया है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अवेलेबल वाटर बाय द वॉल्यूम विथड्रॉन। इसका अर्थ हुआ कि टोटल अवेलेबल वाटर आपके पास जितना है उसमें से कितना आपने वाटर निकाल लिया, उसके आधार पर वाटर स्ट्रेस लेवल को आप डिफाइन कर पाते हैं। इसी तरह से वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर का भी उपयोग हम लोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कि पर कैपिटा वाटर की उपलब्धता यदि 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन की स्थिति मानी जाती है और यदि 1000 क्यूबिक मीटर से कम प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता हो जाती है तो इसका मतलब है कि वाटर स्कैर्सिटी की स्थिति में हम जिंदा हैं। भारत में 9 राज्य एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस्ड हैं और इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि शामिल हैं। मित्रों, नीति आयोग ने 2018 में एक सर्वे कराया था और ये पाया था कि 21 मेजर सिटीज़ हिंदुस्तान की ऐसी हैं जिसमें कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद इत्यादि सम्मिलित हैं, जिसमें कि 2020 में जीरो ग्राउंड वाटर की स्थिति हो जाएगी, अर्थात 100 मिलियन पीपल क्रिटिकली वाटर से अफेक्टेड होंगे, क्राइसिस से अफेक्टेड हो जाएंगे। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी सर्वे कराया है और उस सर्वे में आउट ऑफ 6,881 असेसमेंट यूनिट्स में से 1,186 असेसमेंट यूनिट्स ऐसी थी जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से घटा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और अभी ही भारत में
12% आबादी ऐसी है जिनके जो कि डे जीरो सिनारियो में जी रही हैं, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भूमि के भीतर से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वाटर निकालना शुरू कर दिया है, वाटर का मिसमैनेजमेंट किया है, और साथ ही साथ समय से बरसात भी या अपर्याप्त बरसात हुई है। मित्रों, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को भी देखा जाए, प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता को देखें तो ये भी शोचनीय अवस्था को शो कर रही है, क्योंकि ये तेज़ी से घट रही है। 1951 में प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता 5178 मीटर हुआ करती थी, जबकि पॉपुलेशन मात्र 361 मिलियन थी। लेकिन ये जो वाटर की उपलब्धता घट करके 1991 में 2210 मीटर रह गई, प्रति व्यक्ति रह गई है। इसका अर्थ हुआ कि ये 1951 की तुलना में 1991 में आधे से कम वाटर रह गया। और 2021 में और 2051 के बीच में ये प्रोजेक्शन है कि उसमें वाटर का लेवल और घटेगा, और प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता क्रमशः 1486 मीटर और 1228 मीटर रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भारत में तेज़ी से वाटर घट रहा है, और भारत 2011 से ही एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री के रूप में डेवलप कर गया है। और ये भी आंका गया है कि 2030 में भारत में वाटर की डिमांड आज की जो वाटर की उपलब्धता है उसकी दुगनी हो जाएगी, और इसका अर्थ हुआ कि हम लोग सीवियर वाटर स्कैर्सिटी में पहुंच जाएंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जीडीपी में कोई 6% का गिराव भी संभावित है। वाटर की डिमांड पर कैपिटा जो वाटर की डिमांड है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इस डिमांड की फुलफिल हम कहाँ से करते हैं? ग्राउंड वाटर से 80% वाटर हम लोग ग्राउंड वाटर से प्राप्त करते हैं, और इस जो वाटर प्राप्त करते हैं उसका सर्वाधिक उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, कृषि में अनाज का उत्पादन करने में लगाते हैं। मित्रों, डोमेस्टिक उत्पादन भी हाल में डोमेस्टिक वाटर की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ी है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वाटर की डिमांड इधर हाल के वर्षों में बढ़ी है। और साथ ही साथ अभी हम लोग ने स्वच्छ भारत अभियान भी चला रखा है, तो इसलिए सैनिटेशन में भी वाटर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। यद्यपि ये भी सच है कि जो 70% वाटर हिंदुस्तान का है वो कंटामिनेटेड हो चुका है, और वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें 122 कंट्रीज में भारत का 120वां स्थान है। इसका अर्थ हुआ कि आपके यहाँ वाटर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, और क्लाइमेट चेंज के साथ और जो ड्राउट की स्थिति बार बार हो रही है, या अनकंट्रोल ग्राउंड वाटर हम निकालते जा रहे हैं, उससे वाटर क्राइसिस दिनों दिन बढ़ने जा रही है। ये भी अनुमान किया गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.66 बिलियन हो जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी आंका गया है कि सन 2000 से लेकर 2025 के बीच में भारत की राष्ट्रीय आय में 6.8% पर एनम की वृद्धि होगी, और 2025 और 2050 के बीच में 6.0% पर एनम की वृद्धि होगी। और इन सब के परिणाम स्वरूप भारत की पर कैपिटा इनकम 5.5% पर एनम वृद्धि होगी। अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ने वाली है, और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने वाली है। हम सब की आय वृद्धि का परिणाम ही होगा कि हम फूड की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन फूड की डिमांड में कुछ फूड की डिमांड बढ़ेगी तो कुछ फूड की डिमांड कम भी होने जा रही है। सन 2000 और 2050 के बीच में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसमें राइस का कंजम्पशन में 9% से, कोर्स और सीरियल्स में 47% से, और मेज के कंजम्पशन में 60% से गिरावट आने वाली है। लेकिन इसी दौरान शुगर का कंजम्पशन 32%, फ्रूट्स का कंजम्पशन 65%, और वेजिटेबल का कंजम्पशन 78% से बढ़ जाएगा, और इन सब के उत्पादन के लिए एडिशनल डिमांड ऑफ वाटर होगा। तो वाटर की डिमांड तेज़ी से बढ़ने जा रही है, और साथ ही साथ जो पशुधन है उसको भी जिंदा रखने के लिए हमको वाटर की आवश्यकता बढ़ेगी। अभी सन 2000 में 2.3 BCM वाटर की आवश्यकता होती थी लाइव स्टॉक के लिए, और 2025 में 2.8 BCM
बढ़ के हो जाएगी और 2050 में इसकी मांग 3.2 BCM हो जाएगी। BCM वाटर के एक मेजरमेंट है। मित्रों, ये वाटर आता कहाँ से है? तो हम सब आप जानते हैं कि जो वाटर की डिमांड है वो रेन वाटर से प्राप्त होती है या रिवर बेसिन से हमको वाटर प्राप्त होता है। भारत में जो मीन एवरेज रेनफॉल होता है वो 1105 मिलीमीटर हुआ करती है, लेकिन समस्या ये है कि जो बरसात है उसमें भी फ्लक्चुएशंस होती है। 1985-86 से लेकर सन 2020-21 के बीच में जो वाटर हम प्रतिवर्ष जो बरसात होती है उसमें पाया गया कि 1990 में सर्वाधिक जो बरसात हुई और उस वर्ष बरसात 1285 मिलीमीटर हुई थी। लेकिन यदि आप देखें कि 2002-2003 का आंकड़ा लें तो उस वर्ष 919 मिलीमीटर ही बरसात हुई। तो उसमें जो बरसात में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है और इसका परिणाम हमारे रिजर्वायर पर पड़ता है। रेनफॉल जो होता है, जो कि ग्राउंड वाटर के भीतर जाता है, रिजर्वायर कन्वर्ट करता है, उसका हम लोगों ने जो ग्राउंड वाटर का 80% तक हम यूज़ कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब ग्राउंड वाटर बहुत ही तेज़ी से घट रहा है। मित्रों, जो 30 साल में एक सर्वे कराया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसका नाम है रीअसेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर बेसिन्स इन इंडिया यूजिंग स्पेस इनपुट्स फॉर ये 1985 टू 2015 का कराया गया और उसमें पाया गया कि एवरेज एनुअल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द बेसिन्स वो था 1999.20 BCM और इसी दौरान इन बेसिन्स में रेनफॉल हुआ 3880 BCM। तो इसका अर्थ हुआ कि रेनफॉल जो मीन एनुअल रेनफॉल था वो इन एरियाज में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसको हम लोग वाटर को कलेक्ट प्रॉपर वे में नहीं कर पाए हैं। जो ये रिवर्स एरिया हैं, जो रिवर बेसिन्स हैं, उसमें से गंगा बेसिन से सर्वाधिक 25.9% जियोग्राफिकल एरिया को वाटर प्राप्त होता है और इसी के साथ साथ लूनी एंड गोदावरी दो जो नदियां हैं उनके द्वारा 9.8 और 9.7 भूभाग को पानी मिलता है। कृष्णा और ब्रह्मपुत्र से 8.0 और 6.0 भूभाग को पानी प्राप्त होता है और पेन्नार नदी से 4.5% भूभाग को पानी प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र में सर्वाधिक पानी है वो है 527.28 BCM और गंगा में 509.50 BCM है। तो ये दोनों नदियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ में गोदावरी है, नदियों से भी हम लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो रेन फॉल है, जो बरसात कब में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कम या वृद्धि, कभी कम बरसात होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है और जो हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं उससे ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है या वाटर की जो स्थिति है वो क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई है और उस क्रिटिकल लेवल आज ही हम क्रिटिकल लेवल में पहुंच चुके हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक अपना निर्णय लिया है, एक विज़न बनाया है कि 2024 तक सभी लोगों को टैप वाटर से पानी प्रदान करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को छोड़ दिया है। बेसिक क्वेश्चन है कि क्या होगा जब पानी समाप्त हो जाएगा, सामने पानी की उपलब्धता कहाँ से होगी, इस प्रश्न को हम लोगों ने ख्याल नहीं किया है। इसका अर्थ हुआ कि वाटर, सोसाइटी और इकॉनमी के बीच में जो संबंध होना चाहिए उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग आजकल बड़े डैम बनाना चाह रहे हैं, लार्ज नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं और दूर दूर से पानी जो सिटीज़ में पहुंचा रहे हैं। चेन्नई में आपने देखा कि रेलवे के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा था। तो लेकिन जो लोकल वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में उनको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उधर तो हमारा ख्याल है, लेकिन लोकल वाटर बॉडीज़ को भरने की सोच अभी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। एक समस्या ये भी दिखाई दी कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े जो शहर हैं उनमें कुछ स्थानों पर
आवश्यकता से ज़्यादा पानी दिया गया है और अन्य स्थानों पर कम पानी मिलता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्यों हो रहा है, इसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग रिवर बेसिन से कम पानी दे पाते हैं और बहुत ज़्यादा पंपिंग जो वेल्स हैं उनकी स्थापना की है। भारत में 20.52 मिलियन पंपिंग वेल्स हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा पानी हम लोग इसका मतलब हुआ कि कुएँ, भारत में कुएँ हैं, इनमें शामिल हैं, मीडियम ट्यूबवेल शामिल है, सैलो ट्यूबवेल्स हैं, डीप ट्यूबवेल्स इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। अब जो हम लोग तेज़ी से वाटर निकाल रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ है कि वाटर लेवल 0.4 मीटर प्रति वर्ष के से तेज़ी से घट रहा है और समुद्री इलाकों के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर चूँकि वाटर लेवल तेज़ी से घटा है, इसलिए समुद्र का पानी सीपेज करके एग्रीकल्चर फील्ड्स में पहुँच गया है और उसकी जो खेत हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो रही है और उनकी उत्पादकता घट रही है। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग जो वाटर उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग खेती में करते हैं, वो ओपन कैनाल्स के माध्यम से करते हैं, फ्लड इरिगेशन का उपयोग करते हैं और इससे बहुत सा वाटर इसका मिसयूज़ होता है, इसका प्रॉपर उसका उपयोग नहीं हो पाता है और इसके कारण क्रॉप यील्ड भी है वो भी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है। तो फ्लड इरिगेशन को हम लोग को किसी न किसी रूप में समाप्त करना होगा और माइक्रो इरिगेशन को हम लोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक और तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम आज के दिन जो फसलों का उत्पादन करते हैं उनमें ज़्यादा पानी, ऐसे फसल हैं जिनको उगाने में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें चावल है, गन्ना है, कॉटन है, गेहूं है, सोया इत्यादि सम्मिलित हैं और जिन राज्यों में ये फसलें उत्पादित की जाती हैं वहीं पर ज़्यादा वाटर स्ट्रेस की स्थिति पैदा हुई है। जैसे 1 किलोग्राम कॉटन का यदि उत्पादन करना हो तो आपको 22,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से 1 किलोग्राम ऑफ राइस का उत्पादन करने के लिए 3,000 से लेकर 5,000 लीटर्स की आवश्यकता होती है। शुगर केन के लिए 1,500 से लेकर के 2,500 लीटर्स की आवश्यकता होती है और 1 किलोग्राम ऑफ सोया या व्हीट के उत्पादन करने के लिए 900 लीटर्स पानी की आवश्यकता होती है। और ये सब जो व्हीट है, ये सब जो क्रॉप्स हैं या फसलें हैं, उनका उत्पादन प्रायः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इस तरह के तमाम राज्यों में होता है और ये सब राज्य अब वाटर स्ट्रेस की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो अब करना क्या होगा? हमको अपने जो सोच है, हम सबको अपने सोच को बदलना होगा। अभी की सोच क्या है कि हम लोग सप्लाई मोर वाटर की नीति पे चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैप वाटर देंगे। लेकिन अब हम आवश्यकता ये है कि हम लोग वाटर का एफिशिएंट यूज़ करें और जो रिडक्शन जो लीकेज होता है उसको रिड्यूस करें, रिचार्जिंग करें, रिस्टोर करें वाटर बॉडीज़ को, जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, इनको भरने की आवश्यकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, जितना बरसात होती है उसका 8% ही केवल हम लोग 8% ही केवल हम लोग उसको सेव कर पाते हैं और उसको कैप्चर कर पाते हैं, जबकि ये वर्ल्ड में सबसे कम है, ये प्रतिशत है हिंदुस्तान के संदर्भ में। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि हम जो वाटर है जो उसका उपयोग कर रहे हैं उसको रीयूज़ करें वाटर का, उसको ट्रीटेड वाटर में कन्वर्ट करें और उसका उपयोग हम लोग कुछ नॉन पोर्टेबल पर्पजेस में कर सकते हैं, जैसे कूलिंग ऑफ टावर्स कर सकते हैं, कार की वॉशिंग कर सकते हैं, कार को धोने में उस वाटर का उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में इस वाटर का उपयोग कर सकते हैं, लैंडस्केप इरिगेशन में जो ट्रीटेड वाटर का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ट्रीटेड वाटर को बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, अभी हमने आपसे कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि यदि 100 लीटर वाटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलता है तो ये बहुत ही पर्याप्त है और बड़ी अच्छी सुखद स्थिति होगी। लेकिन इससे कम वाटर है तो दिक्कत होती है, बहुत शोचनीय स्थिति होगी। तो लेकिन ये भी देखना है कि भारत में हम लोग कितना वाटर का उपयोग वस्तुतः करते हैं। यदि वाटर की उपलब्धता है
ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, इसलिए हम लोग वाटर का कंजम्पशन बहुत हाई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 1500 से लेके 300 लीटर स्नान करने में उपयोग करते हैं, शावर का उपयोग करते हैं तो 50 से लेके 100 लीटर का उपयोग कर ले जाते हैं, टॉयलेट में 10 लीटर का उपयोग करते हैं, इसी तरह से 40 to 80 लीटर्स वॉशिंग मशीन में उपयोग कर जाते हैं। कार को धोना होता है तो 200 से लेकर के 500 लीटर्स ऑफ वाटर का उपयोग कर जाते हैं। और साथ ही साथ एवरी डे हम लोग जो ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, और यदि 1.5 मिनट तक आप दांत का साफ करते हैं तो उस दौरान 18 लीटर पानी वेस्टेज होता है। तो ये सब वेस्टेज के संदर्भ में है कि आपको मिसयूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड वाटर को बड़े आसानी से निकाल ले रहे हैं, और ये नहीं ख्याल कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर से आप निकालना तो आसान है, यदि ग्राउंड वाटर को फिल नहीं करते हैं तो वो कब जो जैसे बैंक खाता नहीं चल सकता है जब तक आप उसमें पैसा न जमा करें, केवल आप पैसा निकालते रहें तो बैंक खाता समाप्त हो जाता है। उसी तरह से वाटर की क्राइसिस भी उत्पन्न हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर हमको करना होगा, और इसके लिए प्लांटेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और ये शोध हुआ है कि यदि 10,000 ट्रीज का हम लगाते हैं तो उससे कोई 36 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर का कंजर्वेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा वाटर का कंजर्वेशन आप कर सकते हैं ट्रीज को लगा करके। और साथ ही साथ आपको अपने वाटर के उपयोग में जो अपना बिहेवियर को चेंज करना होगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, अपने प्रैक्टिसेस में चेंज लाने की आवश्यकता है। आपको रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम लोग ऐसा करेंगे? क्या हम लोग रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन पाएंगे? क्या हम लोग ट्रीज लगा पाएंगे? क्या हम लोग पानी की एक बूंद को हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं? हम लोग का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा, मनुष्य जाति का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा, भारत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम आज से ही वाटर को कितने सीमित ढंग से, कितने अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। धन्यवाद।